हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम पढ़ेंगे एसपी में पार्ट सेकंड चल रहा था हमारा, यानी पीछे का भाग चल रहा था। उसका हमारा लेसन कौन सा चल रहा था, उसमें हमारा सेकंड लेसन चल रहा था अंश परिवर्तन और अंश का वैधानिक हस्तांतरण। यानी अंशों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है या फिर अंशों का हस्तांतरण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था, अंशों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी, अर्थ वगैरह पढ़ा था। फिर उसके परिवर्तन की विधि पढ़ी थी कि किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता था। फिर उसमें मूर्त और अमूर्त दो विधियां थी, उसके द्वारा उसमें हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद अंश परिवर्तन में जो सेक्रेटरी के कर्तव्य होते हैं उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त करी। और अब हम पढ़ेंगे अंशों का वैधानिक हस्तांतरण या अनिवार्य हस्तांतरण, यानी जरूरी क्यों होता है हस्तांतरण करना। जब कानून के द्वारा अनिवार्य रूप से अंशों की मालिकी का अधिकार बदला जाए, या बदला कब जाता है, जब किसी और को दिया जाए तब, तो उसे कैसे कहते हैं, वैधानिक हस्तांतरण कहते हैं। यानी अपने अंशों की मालिकी का अधिकार किसी और को दे दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, तो वो होता है वैधानिक हस्तांतरण कहलाता है। इसका अर्थ है जब अंश की मालिकी हक परिवर्तन अपने आप होता है तब उसे अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण कहते हैं। हम किसी को दे देते हैं वो तो वैधानिक होता है, लेकिन जब अपने आप हो जाता है तो उसे कहते हैं अनिवार्य कानूनी हस्तांतरण। इस तरह की स्थिति का निर्माण जब अंशधारक की मृत्यु हो, न्यायालय दिवालिया घोषित करे अथवा न्यायालय अस्थिति दिमाग का घोषित करे, तब कानूनी हस्तांतरण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। क्योंकि अपने आप कब होता है, जब वो व्यक्ति या तो पागल हो जाता है, या फिर वो दिवालिया हो जाता है, या फिर किसी चीज़ का यानी कानूनी रूप से हस्तक्षेप होता है। और अगर वो मर ही गया तो फिर उसके का जो भी अंश है उनका हस्तांतरण कर दिया जाता है। इनको कहते हैं अनिवार्य, यानी उस समय ज़रूरी हो जाता है अंशों का हस्तांतरण करना। अंशों का वैधानिक और कानूनी हस्तांतरण संबंधी सहयोग। फर्स्ट है, अंशधारक ने वसीयतनामा न किया हो और कानूनी उत्तराधिकारी हो, यानी अपनी वसीयत किसी के लिए लिखी नहीं है, लेकिन कानून के तरीके से उत्तराधिकारी को ही वो मिलता है। कई बार अंशधारक ने वसीयतनामा न बनाया और उसकी मृत्यु हो। अब अचानक जैसे किसी की एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो जाती है, वो वसीयतनामा बना के तो नहीं मरता, तब उसके कानूनी, तब उसमें क्या होता है, उसका वसीयत का उत्तराधिकारी कौन बनता है, जो उसका बेटा वगैरह हो, या फिर उसके प्रमाण पत्रों के आधार पर देख के किया जाता है। मृत्यु तब उसके कानूनी उत्तराधिकारी को वसीयत प्रमाण पत्र के आधार पर कानूनी अंशों को हस्तांतरण कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, अंशधारी ने वसीयतनामा न किया और उत्तराधिकारी भी नहीं किया हो। कई बार ऐसा बनता है कि अंशधारी ने वसीयतनामा नहीं किया और उसे उत्तराधिकारी भी कोई हो ही नहीं, और उसकी मृत्यु, ऐसे संयोग में उसके अंशों का प्रतिबंध करने के लिए अदालत प्रतिबंध प्रबंधक की नियुक्ति, यानी अदालत एक ऐसे प्रबंधक की नियुक्ति करती है जो उनकी देखभाल करे, तब प्रबंधकर्ता को अंशों के लेन देन का अधिकार मिलता है। थर्ड पॉइंट है, अंशधारी दिवालिया घोषित हो। अंशधारी को अदालत दिवालिया घोषित करे तब अदालत रिसीवर की नियुक्ति करता है। दिवालिया हुए व्यक्ति के अंश ऐसे रिसीवर के नाम पर परिवर्तित होते हैं। इसके लिए रिसीवर को अदालत का नियुक्ति पत्र कंपनी के समक्ष पेश करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है, अंशधारी अस्थिर दिमाग का घोषित हो। अंशधारी अस्थिर दिमाग का घोषित हो तब अदालत के द्वारा उसके लिए अभिभावक ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि उसका सही माइंड नहीं चल रहा काम करने में, वो पागल सा लग रहा है, तो फिर उसके लिए एक ट्रस्टी यानी अभिभावक की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार के अभिभावक ट्रस्टी अदालत का नियुक्ति पत्र कंपनी में प्रस्तुत करता है। उसके बाद अंश ऐसे ट्रस्टी या अभिभावक के नाम पर हस्तांतरित होते हैं। पांचवा है, एकल व्यक्ति की कंपनी में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होने पर। एकल व्यक्ति की कंपनी में एक ही मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति का उत्तराधिकारी बनाया उसकी पहचान करके कंपनी मृत्यु पाने वाले अंश उत्तराधिकारी को हस्तांतरण कर देती है। अंशों पर मिलने वाला डिविडेंड या अन्य लाभांश
जो कंपनी प्रतिनिधि हो उसे मिलता है। इस प्रकार का प्रतिनिधि कंपनी के आयोजित सभा में भाग नहीं ले सकता है। वह अंशधारी को मिलने वाले अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे अंशों की अनिवार्य हस्तांतरण विधि क्या है। अनिवार्य ये तो थी कि कब आवश्यकता होती है कि अंशों का हस्तांतरण किया जाए। अब हस्तांतरण की विधि किस प्रकार से होती है कि हस्तांतरण किस प्रकार से किए जाए। इसमें अनिवार्य अंश हस्तांतरण की विधि निम्नानुसार है। कंपनी को पहला इसमें है कंपनी को जानकारी देना। अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी या तो कानूनी प्रतिनिधि हो, उसे सदस्य की मृत्यु की जानकारी पहले कंपनी को देनी होती है। दूसरा है संयुक्त अंशधारक के सहयोगों में प्रथम अंशधारक की मृत्यु हो तब जीवित बचे हुए दूसरे अंशधारक को या अन्य अंशधारक को स्वयं के नाम पर अंश परिवर्तन करने के लिए प्रथम अंशधारक की मृत्यु की जानकारी प्रमाण पत्र के साथ देनी होती है। वापस से पढ़ते हैं ये वाला। मृत्यु की जानकारी। अंशधारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी अंशधारक जिसके पास अंश है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो कानूनी प्रतिनिधि हो उसे सदस्य की मृत्यु की जानकारी देनी पड़ती है। जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो कानून में यानी अदालत में जाकर के ये बोलता है कि मेरे इसकी मृत्यु हो गई है और अब मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ, तो मुझे ये अंश मिलने चाहिए, ऐसा। दूसरा है संयुक्त अंशधारक के सहयोगों में प्रथम अंशधारक संयुक्त यानी जो दो मिलकर के जो अंश लेते हैं उसमें पहला अंशधारक की मृत्यु हो, यानी दो हुए, अब पहला जो है उसमें अंशधारक उसकी मृत्यु हो जाए तो जीवित बचे हुए दूसरे अंशधारक, अब जो दो है तो एक मरा तो एक तो जिंदा है, तो जीवित व्यक्ति को अंशधारक या अंश के स्वयं के नाम पर अंश परिवर्तन करने के लिए प्रथम अंशधारक की मृत्यु की जानकारी प्रमाण पत्र के साथ देनी होती है कि जो उसके बच्चे जो पहला व्यक्ति है, क्योंकि संयुक्त है साथ में मिलकर के जो अंश खरीदते हैं, अब एक की मृत्यु हो जाती है तो उसे दूसरे वाले को कानून में जाकर के ये प्रमाण पत्र देना होता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो अंश उसे दिए जाए। इसमें दूसरा है दिवालियापन की जानकारी। जब कोई अंशधारी अदालत के द्वारा दिवालिया घोषित हो तब उसकी जानकारी उसके रिसीवर के द्वारा कंपनी को करनी होती है, क्योंकि अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या। इसलिए ऐसे में क्या होता है कि कंपनी को कानून को ये सब चीज़ बता दी जाती है, फिर कानून के ज़रिए उनके अंशों को जब्त या ले लिया जाता है। फिर है अस्थिर दिमाग संबंधी जानकारी। तीसरा, जब अंशधारी अस्थिर दिमाग का घोषित हो तब अदालत अभिभावक ट्रस्टी की नियुक्ति करती है, क्योंकि वो तो काम करने लायक रहता नहीं है, उसका माइंड तो सही चलना नहीं है, तो उसके काम को देखने के लिए अभिभावक ट्रस्टी को नियुक्त किया जाता है। इस अभिभावक ट्रस्टी की नियुक्ति की जानकारी कंपनी को भी देनी होती है। अब है मालिकी हक की सत्यता की जाँच। कंपनी को सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, अस्थिर दिमाग संबंधी सूचना मिलने के बाद अदालत ने जो हुक्मनामा दिया हो यानी ऑर्डर दिया हो, अधिकार पत्र दिया हो, उसकी जांच सत्यता कंपनी के द्वारा यानी उसकी जांच पड़ताल कंपनी को सही मायने में करनी आवश्यक है। अब है कंपनी के द्वारा नोटिस, रिसीवर उत्तराधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, हुक्मनामा, अधिकार पत्रों की जांच करने के बाद यदि कंपनी को उपयुक्त दस्तावेज संतोषजनक लगे तो कंपनी प्रतिनिधि को सूचना भेजकर बता देती है कि यह सारी जो डिटेल है वो एकदम सही है जांच पड़ताल करने के बाद। चौथा है संचालक मंडल का ठहराव। नोटिस का उत्तर मिलने के बाद कंपनी कानून प्रतिनिधि के नाम पर अंश परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। यह ठहराव करने के बाद अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी भी यानी उसकी संपूर्ण जानकारी भी दी जाती है, जो मेन जो जानकारी होती है वो भी देनी आवश्यक है। पांचवा है नया प्रमाण पत्र देकर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी। अंश परिवर्तन का स्वीकृति ठहराव होने के बाद नए सदस्य का नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा
जाता है और तैयार किया गया अंश प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने की सूचना देने वाले पत्र को लिख दिया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा अंश स्वैच्छिक और ये अब कि अंशधारी की हस्तांतरण विधि अनिवार्य और किस प्रकार से होती है, वैधानिक और अनिवार्य। अब हम पढ़ेंगे अंश परिवर्तन और अंश अनिवार्य हस्तांतरण के बीच में क्या क्या अंतर है, उसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्थ करेंगे कि अर्थ क्या होता है, अंश स्वैच्छिक अंश किसे कहते हैं और अनिवार्य वैधानिक अंश किसे कहते हैं। सबसे पहले स्वैच्छिक अंश। अंशधारी स्वैच्छिक अंशधारी किसे कहते हैं, अंशधारी अपने अंशों की मालिकी अधिकार कंपनी कानून और नियमन पत्र के प्रावधान के अनुसार अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति को दे दे, उसे स्वैच्छिक अंश यानी अपनी मर्जी से दिए गए अंशों को स्वैच्छिक अंश कहा जाता है। और अनिवार्य अंश किसे कहते हैं, अंशधारी की मृत्यु हो, दिवालिया घोषित हो, ऐसी दिमाग हो, कानूनी प्रक्रिया के अधीन अपने आप होने वाले परिवर्तनों को अनिवार्य या कानूनी हस्तांतरण कहते हैं। अनिवार्य हस्तांतरण किसे कहते हैं कि जो जरूरी हो जाता है कि इसके अंशों का हस्तांतरण करना आवश्यक है। अब या तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तब ये जरूरी हो जाता है कि उसके अंशों को किसी और को दे दिया जाए। अब संयोग, सेकंड पॉइंट है संयोग। स्वैच्छिक में क्या होता है कि यह ऐच्छिक परिवर्तन होने के कारण अंशधारी, ऐच्छिक मतलब अपने आप जब करते हैं, हम मन से करते हैं। अंशधारी जब चाहे तब किसी भी समय कंपनी कानून की व्यवस्था के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। जब मर्जी हो उसकी तब वो अपने अंशों का परिवर्तन कर सकता है। और अनिवार्य में क्या है, अंशधारी की मृत्यु हो, अदालत दिवालिया घोषित करे, अदालत के द्वारा स्थिति दिमाग का घोषित होने पर एक व्यक्ति कंपनी में संबंधित व्यक्ति मृत्यु होने से इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। जब उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या संयोग बनता है कि उसके हस्तांतरण, अंशों के हस्तांतरण किए जाने आवश्यक है। तीसरा है सहमति। स्वैच्छिक अंश परिवर्तन में दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक है, लेने वाले की भी, क्योंकि वो मन से देने हैं, खुद से दे रहे हैं, और देने वालों की। जबकि अनिवार्य में इस तरह की कोई सहमति नहीं होती, क्योंकि वो तो पागल दिवालिया या घोषित किया गया तभी उसका दिया जाता है, तो उसमें सहमति की आवश्यकता भी नहीं होती। चौथा पॉइंट है प्रतिफल। स्वैच्छिक अंश में अंश परिवर्तन दो व्यक्तियों के बीच के करार का कारण उत्पन्न होता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो जब दिए जाते हैं तो जो होने वाला परिवर्तन है, संबंध है, समझौता है, वो दिया जाता है जिससे प्रतिफल आवश्यक है। अब वो जब एक दूसरे को लेना देना करेंगे तो उसमें प्रतिफल की आवश्यक है, यानी लाभ की प्राप्ति भी देखी जाती है। जबकि अनिवार्य में अंशधारी मालिकी अधिकारी खो देता है, उसमें लाभ का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। और कानूनी रूप से जो कानूनी प्रतिनिधियों मालिकी अधिकार प्राप्त करता है, यह बिक्री नहीं है, इसीलिए इसमें प्रतिफल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो हस्तांतरण है, कारणवश दिया गया है, ना कि बेचा गया है। पांचवा पॉइंट है स्टैम्प ड्यूटी। ऐच्छिक परिवर्तन में प्रवर्तमान कानून के अनुसार परिवर्तन फॉर्म में निश्चित रकम के स्टैम्प जरूरी होते हैं। यदि इस आवश्यक रकम के स्टैम्प लगाए नहीं हो तो अंश परिवर्तन मान्य भी नहीं माना जाता है। और अनिवार्य में कानूनी हस्तांतरण में प्रतिफल नहीं है, फायदा नहीं, इसलिए स्टैम्प ड्यूटी की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। सिक्स पॉइंट है सदस्य पद। ऐच्छिक यानी स्वैच्छिक परिवर्तन में संचालक मंडल परिवर्तन की स्वीकृति दे, उसके बाद उसकी टिप्पणी सदस्य रजिस्टर में होती है, उसके बाद ही सदस्य उसे प्राप्त कर सकता है। जब संचालक मंडल स्वीकृति दे देता है कि तुम अपने अंशों को दे सकते हो किसी को भी, यानी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रजिस्टर में लिखवाई जाती है, देखी जाती है, अगर वो सब सही होती है तब ही वो उसके बाद ही सदस्य पद प्राप्त करता है, यानी दूसरा व्यक्ति अंशों को प्राप्त कर सकता है। और अनिवार्य परिवर्तन में कानूनी परिवर्तन हो तो उसके सदस्य पद संबंधित निर्णय के बाद लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। 7 पॉइंट है विधि। कंपनी के नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके अंश परिवर्तन की विधि संपूर्ण होने के बाद संचालक मंडल की स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है।
और अनिवार्य में कानूनी प्रतिनिधि स्वयं के अधिकार के प्रमाण संबंधी आवश्यक दस्तावेज अदालत के द्वारा प्राप्त करके कंपनी के पास में भेजता है। 8वां पॉइंट है अस्वीकार। कंपनी के हित में आवश्यक लगे तब संचालक मंडल परिवर्तन को अस्वीकार कर सकता है। यानी कंपनी में संचालक मंडल के द्वारा ये पता किया जाता है कि यह सही है या गलत है, उसके बाद ही वो स्वीकार, मान लिए मतलब अगर वो सही नहीं है तो अस्वीकार कर दिए जाएंगे और सही है तो वो स्वीकार कर लिए जाते हैं। यानी कंपनी के लिए मूल जो अंशधारक है उनको मान्य माना जाता है। और अनिवार्य में क्या है, जो कंपनी प्रतिनिधि होता है, जो कानूनी प्रतिनिधि होता है, उसकी निजी जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उसको तो दिए गए हैं, हस्तांतरण करे गए हैं, उसे खरीदे नहीं है तो उसका रोल भी इसमें नहीं होता है। परंतु वह जिस संपत्ति का प्रतिनिधि होता है उस संपत्ति में से जो जिम्मेदारी उत्पन्न हो वो स्वीकार करनी पड़ती है। यानी जो भी उसकी जिम्मेदारी है उन अंशों के प्रति, अब उन्हें उसको जिम्मेदारी के साथ निभाना भी आवश्यक है। अब है ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार। ट्रिब्यूनल मतलब अदालत, कोर्ट। ऐच्छिक जो होती है, यदि कंपनी उचित कारण बिना अंश परिवर्तन को अस्वीकार करे तो अंशधारी को ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है। यानी वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। कब? जब उसे लगे कि वो उसके जो अंश है वो अंशधारी अस्वीकार कर रहा है, यानी उसके अंश सही नहीं है, तो उसको लग रहा है कि वो सामने वाला गलत बोल रहा है, तो वो जा करके वहाँ पे बोल सकता है। यानी दरवाजा खटखटा सकता है किसका? कंपनी का, यानी कानून की अदालत का। अनिवार्य में क्या होता है कि अनिवार्य परिवर्तन में ट्रिब्यूनल में जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वो सारे काम तो कंपनी के जरिए ही किए जा रहे हैं। तो कंपनी के जरिए जब किए जाते हैं तो कंपनी के जरिए और कानून के जरिए जब किए जा रहा है तो कानून खुद ही उनको दे रहा है, यानी अदालत के जरिए तो उनको मिल रहा है। तो ऐसे में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि उनको दरवाज़ा उनका अदालत के पास जाना पड़े, क्योंकि कोई रीजन ही नहीं बचा। कंपनी इस कारण के परिवर्तन को अस्वीकार, अब कंपनी भी इसको अस्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये दिए ही कानून के जरिए जा रहे हैं कि और मजबूरी से दिए जा रहे हैं, यानी वो मन से नहीं बदले गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये दोनों अनिवार्य हस्तांतरण और वैधानिक हस्तांतरण खत्म होता है, यानी कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक बार मैं हाईलाइट जो भी पॉइंट है वो थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा। अंश परिवर्तन किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को जब जरूरी हो जाता है कि अंशों का परिवर्तन, यानी अपने काम से किसी को औरों को अपना काम देना, यानी जो अधिकार खुद के पास है किसी और को दे देना, तो अपना अधिकार भी खत्म हो जाता है। यानी अपने अंशों को जो अपने पास थे, पहले अपनी मालिकी थी, लेकिन किसी कारण से हम अपने अंशों को किसी और को दे देते हैं तो अपने अधिकार वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू हो जाते हैं। ये थे अंश का जो अधिकार किया जाता है। आज हमने ये पढ़ा, इसमें मेन स्वैच्छिक अंश और अनिवार्य अंश की, यह दोनों अंश होते क्या हैं, किस प्रकार से इनके परिवर्तन होता है। अब ये जो मन से जो अंश दिए जाते हैं, इसमें क्या है कि खुद की मालिकी का अधिकार खुद का होता है। अब वो अपना मालिकी का अधिकार जो खुद के पास था, वो किसी कारणवश दूसरों को देना चाहे तो उनका अधिकार हट करके किसका हो जाएगा? कंपनी का, यानी उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसने कि ये खरीदे हैं। यानी जो व्यक्ति मालिक अंशों को खरीद लेता है, अधिकार भी उसी व्यक्ति का माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। अनिवार्य में क्या होता है कि कंपनी के जरिए दिए जाते हैं, क्योंकि वो पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इस कारण से उसके दे देते हैं, तो उसमें कोई अधिकार ही नहीं रहता।
क्योंकि दिमाग से पागल व्यक्ति अपना काम कर सकता है? नहीं कर सकता। सहयोग इसमें क्या होता है? इसमें सहयोग ये होता है कि कंपनी के जब कंपनी के अनुसार अपने परिवर्तन करने का अधिकार जिस व्यक्ति के अंश होते हैं उसके पास होता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसको जब भी अच्छा लगेगा तो वो यानी लाभ की प्राप्ति को देखते हुए करेगा। दो पक्षों के बीच में होता है यह स्वैच्छिक अंश, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला। जबकि अनिवार्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ना तो इसमें अदालत के द्वारा कानून के द्वारा ही अंशों को दिया जाता है, और इसमें किसी की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती कि किसको लेना है, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी को कानून के जरिए ही दिया जाता है। स्वैच्छिक में प्रतिफल को देखकर यानी लाभ को देख कर के अपने अंशों को दिया जाता है, और अनिवार्य में उसमें लाभ वाली कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि ये तो लाभ को देखकर दिए ही नहीं जाते। स्टैम्प ड्यूटी इसमें लगती है स्वैच्छिक अंशों में, क्योंकि इसमें लाभ को भी देखकर दिया जाता है और मन से दिए गए हैं, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी लगाई जाती है। अब उसके अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी तो मान्य नहीं माने जाते, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लगाना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वो अंश मान्य हो, और अनिवार्य में स्टैम्प ड्यूटी की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें रजिस्टर उसकी संपूर्ण टिप्पणियाँ, स्वैच्छिक में संपूर्ण टिप्पणी यानी रजिस्टर के अंतर्गत होती है, उसके द्वारा ही देख करके काम किया जाता है और उसके द्वारा ही सदस्य पद भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें लाभ प्राप्त करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। स्वैच्छिक में नियमन पत्र परिवर्तन संपूर्ण ये सारी जानकारी करके और संचालक मंडल की स्वीकृति ली जाती है, और इसमें स्वीकृति का कोई लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि इसके अधिकार आवश्यक दस्तावेज अदालत के द्वारा ही तो प्राप्त होते हैं, तो कंपनी को अदालत ही भेजती है। कंपनी में अगर स्वैच्छिक अंशों का अगर कंपनी को वो सही नहीं लगते तो उन्हें ऐसे कर भी कर सकती है, जबकि अनिवार्य में हस्तांतरण वैधानिक हस्तांतरण में ऐसा कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही कंपनी के द्वारा आते हैं, तो वो अदालत के द्वारा आते हैं, तो इनकार करने का कोई सवाल ही प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐच्छिक में जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिसके पास अंश हैं और वो किसी और को दे देता है तो मूल अंश जिसके हैं उसका ही उसमें पूरी जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा किसी की नहीं। जबकि अनिवार्य में क्या होता है कि जिम्मेदारी अगर संपत्ति में से जिम्मेदारी उत्पन्न हो तभी ही वो स्वीकार करनी होती है, तभी जिम्मेदारी मानी जाती है, अन्यथा नहीं। स्वैच्छिक में अगर कोई कुछ अस्वीकार करे, कुछ गलत लगे, अंश परिवर्तन होने में कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो अदालत का अस्वीकार हो तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, क्योंकि ये उसको अधिकार होता है। जबकि ऐच्छिक में ऐसा वैधानिक में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा परिवर्तन ट्रिब्यूनल में जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन अस्वीकार हो ही नहीं सकते, वो दिए ही उनके जरिए हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले आप इसमें टिक लगा लीजिए कि आपको ये कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट वाले ये पूरे, सेकंड वाले पूरे 1 to 7, थर्ड नहीं करना, फोर्थ वाला करना है 1 to 8, और फिफ्थ वाले भी 1 to 10, क्योंकि ये भी आपके कितने का आने वाला है बोर्ड में, इसमें आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ ये याद कर लीजिए। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। और ये कंप्लीट करने ही है, चाहे धीरे धीरे कर लेना, लेकिन